सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में आज हम बात करेंगे कि दोनों के विधायी संबंध किस प्रकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं और वास्तविक स्थिति क्या है। ये जो टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके सिलेबस का पार्ट तो है ही है। इसके अलावा इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप आर्मी की तैयारी, एयरफोर्स की, नेवी की, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित होते हैं जैसे स्कूल लेक्चरर है, सेकेंड ग्रेड टीचर है, या रिट की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, या फिर पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट उसमें आता है और उसका भी ये हिस्सा है। उसमें भी ये टॉपिक आता है कि केंद्र राज्यों के विधायी संबंध कैसे हैं और इससे जुड़े हुए अनुच्छेद वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके सबके बारे में। दरअसल हमारा जो संविधान है इसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में सामंजस्य की व्यवस्था की गई है कि दोनों के बीच में समन्वय बना कि ये विदित है कि भारत में केंद्र राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है। इन सब के बावजूद संविधान निर्माताओं का ये प्रयास था कि दोनों के बीच समन्वय बना रहे। इसीलिए भारतीय जो संघ है उसको ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत को सहयोगी संघवाद की संज्ञा किसने दी है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य परस्पर समन्वय, सहयोग और सामंजस्य के आधार पर कार्य करते हैं। अब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अमेरिका से एक अपोजिट सिस्टम अपनाया गया है। अमेरिका में गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है। कौन सा? गणना और अवशेष का सिद्धांत। ये एग्जाम के हिसाब से उपयोगी है। अमेरिका में गणना और अवशेष का सिद्धांत ये है कि वहाँ पर केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है, यानी संविधान में लिखित रूप से केंद्र की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया है तथा शेष शक्तियां राज्यों को दे दी गई हैं। इसको बोलते हैं गणना और अवशेष, यानी केंद्र की शक्तियों की गणना कर दी गई है और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी गई हैं। लेकिन भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे की एक अधिक निश्चित और स्पष्ट योजना अपनाई गई है, जिसमें तीनों की शक्तियाँ, केंद्र की और राज्य की दोनों की शक्तियाँ जो हैं स्पष्ट रूप से वर्णित कर दी गई हैं। तो इनके आपसी संबंधों को तीन भागों में बांट सकते हैं: केंद्र राज्यों के विधायी संबंध, केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध और केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध। आज सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे केंद्र राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में। दरअसल केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंधों का संचालन है वो तीन सूचियों के आधार पर होता है, जिसमें पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, सेकंड राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसे कंक्रीट लिस्ट का नाम दिया गया है। ये सारी की सारी सूचियाँ 7वीं अनुसूची में हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्य संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ये जो संघीय सूची है, इस संघीय सूची के अंदर उन विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, यानी पूरे देश के हित से संबंधित हैं, उनको रखा गया है। ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इन विषयों के बारे में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति का अनुसरण करना आवश्यक है। जो संघीय सूची के विषय हैं उनकी संख्या 97 है, जो बढ़कर 100 हो गई है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आपको उत्तर 100 नहीं करना है। ये स्कूल लेक्चर के एग्जाम में एक बार आया था, बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था इसको लेके। संघ सूची के विषयों में अंतिम प्रविष्टि संख्या आज भी 97 है। यद्यपि विषयों को अगर उसके नंबर से देखें अपन टोटल तो 100 हैं, लेकिन अभी भी क्रम संख्या के हिसाब से देखें तो विषय अंतिम प्रविष्टि जो है 97 नंबर है। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि संघीय सूची में कितने विषय हैं, तो आपको उत्तर करना है 97 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? रक्षा, विदेश संबंध, युद्ध व संधि, देशीयकरण व नागरिकता के मामले, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा, करेंसी जिसको कहते हैं, बैंक, बीमा, खाने, खनिज, यानी जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो संघ सूची में हैं। और उन पर कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है, यानी संसद इन विषयों के बारे में कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को होता है।
राज्य सूची में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। ये शुरू में 66 विषय थे, जिनमें प्रमुख हैं पुलिस, न्यायालय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क इत्यादि। ये सब राज्य सूची के विषय हैं। और जो समवर्ती सूची के विषय हैं, दरअसल उन समवर्ती सूची के विषय जो हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन यदि दोनों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में संसद का कानून मान्य होता है। इसमें टोटल 47 विषय हैं। अब वो विषय कौन कौन से हैं? फौजदारी कानून, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की जो भी स्कीम्स हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन, ये सब किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। दरअसल समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 4 विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए। कौन कौन से 4 विषय? शिक्षा, वन और वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण और नापतोल। तो इससे क्या हुआ? समवर्ती सूची के अंदर जो थे 4 विषय डाल दिए गए और राज्य सूची के 4 विषय डिलीट कर दिए गए। तो राज्य सूची के डिलीट नहीं किए, समवर्ती सूची में मर्ज कर दिए। तो राज्य सूची के जो विषय थे वो 66 से घटकर कितने रह गए? 62। और एक नया विषय समवर्ती सूची में जोड़ा गया 20 का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। संक्षेप में कह सकते हैं कि समवर्ती सूची में 5 नए विषय बढ़ गए। 47 से संख्या बढ़कर 52 हो गई। कौन कौन से? शिक्षा, वन, वन्य जीव और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो, और नापतोल। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो विषयों की संख्या 47 से बढ़ के 52 हो गई और राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 66 से 62 हो गई। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो आपको बताने हैं 47, क्योंकि अंतिम प्रविष्टि जो लास्ट एंट्री है अभी भी क्रम संख्या 47 है। उसी प्रकार राज्य सूची जो है उसके विषयों की संख्या आपको 66 बतानी है, क्योंकि आज भी जो अंतिम क्रम संख्या है वो 66 ही है, 62 नहीं है। क्योंकि भारत सरकार का विधि और न्याय विभाग जो अधिकृत पाठ जारी करता है संविधान में, उनकी संख्या आज भी संघीय सूची में 47, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 बताए हैं। एग्जाम में भी आपको यही करना है। अवशिष्ट विषय, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। लेकिन भारत में कनाडा मॉडल की संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो हैं उन पर कानून निर्माण करने का अधिकार संघीय संसद को दिया गया है। अब अपन ने देखा कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, संघीय सूची के विषयों पर संसद बनाएगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को मद्देनज़र रखते हुए राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि सामान्य स्थिति में यदि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए या राज्य संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाए तो कानूनी दृष्टि से अवैध है, न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों के अंदर राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो वो कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है? तो सबसे पहले है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय होना। अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा अपने कुल 2/3 बहुमत से, अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी राज्य सूची के किसी विषय को लेकर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे, चूँकि राज्यसभा राज्यों का सदन है, और राज्यसभा यदि ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का ये विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद अनुच्छेद 249 के तहत उस विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन वो कानून केवल 1 साल के लिए मान्य होगा, और यदि राज्यसभा पुनः ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती तो उसमें 1 साल की और अवधि वृद्धि हो जाएगी। ऐसे कर करके 1-1 साल
की वर्दी की जाती है और जब अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके 6 माह तक संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया वो कानून मान्य होता है। दूसरा है राज्य के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्य ये प्रस्तावित करके संसद के पास भेजते हैं कि उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद उन राज्यों के लिए जिन्होंने प्रस्ताव भेजा है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। राज्य सूची के उस विषय पर उन राज्यों के लिए जो कानून बनाया गया है वो राज्य न तो उन कानूनों को संशोधित कर सकते हैं, न ही पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 252। तीसरी जो बात है, संकट काल की घोषणा होने पर जब राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया जाता है, जब अनुच्छेद 352 लागू हो जाता है तो उसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद 250 में एक प्रावधान है कि जब संकट काल की घोषणा हो जाए तो राज्य सूची की समस्त विधायी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। और जब संकट काल खत्म हो जाता है तो उस घोषणा की समाप्ति के 6 महीने बाद भी संसद के द्वारा जो कानून राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए हैं वो लागू रहते हैं। तो ये अनुच्छेद 250 में ये व्यवस्था की गई है। चौथा है विदेशी राज्य संधियों की पालना हेतु। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अगर संघ विदेशी राज्यों से कोई संधि करता है या समझौता करता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते की पालना के लिए भारत के सीमा क्षेत्र में संघ कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता है, यानी राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते की अनुपालना करनी हो। ये अनुच्छेद है 253। पांचवा, राज्य सूची के विषयों पर कब जब संसद कानून बना सकती है, तो पांचवा प्रावधान है अनुच्छेद 356। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर दी जाती है, तो उस समय उस राज्य के बारे में उस राज्य की जो राज्य सूची के जो विषय हैं उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको राज्य की विधानसभा में पेश करने से पहले या अंतिम रूप से स्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कुछ विधेयक पेश नहीं हो सकते। जैसे कोई राज्य अपने राज्य के अंदर या अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में व्यापार, वाणिज्य या लोगों के मेल जोल पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित जो कानून होते हैं, जिसमें ज़मीनों को गवर्नमेंट जो है अधिग्रहण करती है, तो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित जो कानून होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं। या फिर राज्य जो है किसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री के ऊपर ऐसी वस्तुएं जिनको बहुत महत्वपूर्ण घोषित किया गया है, समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित किया गया है, अगर कोई राज्य उनकी खरीद और बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो यानी इन आधार पर भी केंद्र जो है राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और 1954 में जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ तो उसमें खाद्यान्नों के अभाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची के विषयों की संख्या में वृद्धि कर दी थी। जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं उनके अंदर विषयों की संख्या में वृद्धि कर दी थी। वैसे राज्य समवर्ती सूची के विषयों की संख्या में वृद्धि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुई थी। अब राज्य सूची के विषयों पर कई बार ये भी आता है कि केंद्रीय हस्तक्षेप होता है, जैसे व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग है, ये राज्य सूची के विषय हैं। लेकिन संसद ने 1951 में एक कानून पारित किया गया, उद्योग विकास और नियंत्रण अधिनियम, और उद्योगों पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित कर दिया। और इसमें जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे रेजर है, पत्ती है, कागज़ है, गोंद है, जूते, माचिस, साबुन, इन सब उद्योगों पर केंद्र सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कि उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करने से क्या हुआ कि राज्य जो थे उनकी शक्तियाँ कम हो गई, क्योंकि उद्योग अगर राज्य के सीधे नियंत्रण में होते और केंद्रीय कानून लागू नहीं होते तो उनका रेवेन्यू भी जनरेट होता, उनके वित्तीय स्रोतों में भी वृद्धि होती। तो इससे क्या है कि राज्यों का आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ है। तो कहने का मतलब, वैसे तो हमारे संविधान में केंद्रीय सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानसभा बनाएगी, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्र राज्यों के विषयों पर हस्तक्षेप कर सकती है, उनका अतिक्रमण कर सकती है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की। पायली ने कहा भी है कि विधायी सत्ता के वितरण की समूची जो योजना है
उसमें निस्संदेह केंद्रीयकरण की एक प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। डॉक्टर महादेव शर्मा ने भी लिखा है कि राज्यों के सिर पर संघ का भय सदैव विद्यमान रहता है और उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पूर्ण विश्वास के साथ अपने अधिकारों की मांग दृढ़तापूर्वक करेंगे। अब एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है अमर नंदी का कथन। स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम में ये था कि विशाल मूर्ति की भांति केंद्र ही सारे रंग पर छाया रहता है। एक बड़ी विशाल मूर्ति की भांति सारे रंगमंच पर कौन छाया रहता है? केंद्र छाया रहता है, यानी राज्यों की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी निर्बल है। ये कथन किसका है? अमर नंदी का। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आज हमने चर्चा की केंद्र राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में। कल हमारी चर्चा रहेगी केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में। आज आप सबका असाइनमेंट है कि आप केंद्र राज्य विधायी संबंधों की व्याख्या करेंगे और उसे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रस्तुत करेंगे। इसके बारे में कोई समस्या हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।